का लास्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, SN1 एंड SN2 रिएक्शन। SN1 एंड SN2 रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। दो में से एक कोई भी रिएक्शन एग्जाम में पूछी जाती है या उस पे MCQ जरूर पूछे जाते हैं। तो SN1 रिएक्शन क्या होगा और SN2 रिएक्शन क्या होगा, ये हमें दोनों रिएक्शन अच्छे से पढ़नी है। तो एक तो यहाँ पे डायरेक्टली पूछा जाएगा कि डिस्क्राइब SN1 रिएक्शन या डिस्क्राइब SN2 रिएक्शन, या आपको डिफरेंशिएट बिटवीन SN1 एंड SN2 रिएक्शन पूछा जाएगा कि डिफरेंशिएट बिटवीन SN1 रिएक्शन एंड SN2 रिएक्शन। अभी हम पहले देखेंगे SN2 रिएक्शन के बारे में। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे SN2 रिएक्शन। हेडिंग डालो, SN2 रिएक्शन किस तरह से लिखा जाएगा, इस तरह से SN2 रिएक्शन। तो व्हाट इज मीन बाय SN2 रिएक्शन? SN2 रिएक्शन होता क्या है? S मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन। यहां पे N का मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक। और यहां पे जो 2 है, ये 2 का मतलब होता है बाय मॉलिक्यूलर, बाय मॉलिक्यूलर। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, या इसी को बोल सकते हैं बाय मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। SN2 का मतलब क्या होता है? टुमारो पोर्शन ओनली सॉल्यूशन एंड हैलो अल्केन्स, हैलो अल्केन्स एंड हैलो ऑरेंज, जितना हमारा हुआ है आज तक, जितना होगा साक्षी। 2 चैप्टर, पॉलीमर नहीं है, पॉलीमर मैंने पढ़ाया नहीं है तो पॉलीमर एग्जाम में नहीं आएगा, ओनली 2 चैप्टर्स। ओके, तो बाय मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लास्ट लेक्चर में हमने ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में पढ़ा। असिमेट्रिक कार्बन एटम, व्हाट इज असिमेट्रिक कार्बन एटम? कि जहां पे एक कार्बन पे 4 डिफरेंट एटम और ग्रुप ऑफ एटम अगर अटैच है, दैट इज कॉल्ड एज असिमेट्रिक कार्बन एटम और कायरल कार्बन एटम। हमने देखा ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होता है कि when PPL is passed through the solution and PPL are rotate, एक तो राइट हैंड साइड में रोटेट होगा या लेफ्ट हैंड साइड में रोटेट होगा, दैट इज कॉल्ड एज अ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, उसी को हम बोलते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं बाय मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो व्हाई दिस इज कॉल्ड एज अ बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन, ये मैं आगे बताती हूँ कि इसको बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन क्यों बोला। मतलब यहाँ पे इस रिएक्शन का जो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन आएगा वो कितना आएगा, 2 आएगा। यहाँ पे जो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। अभी मैं एक कंपाउंड ले रही हूँ, क्या रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अभी हमने कार्बन ले लिया, यहाँ पे प्लेन पे क्या है, एक हाइड्रोजन है। यहाँ पे मैं मान लू एक R ग्रुप आपके बैक साइड में आ रहा है, यहाँ पे एक इस तरह से वेज ग्रुप में R डैश आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, आपका हलाइड है। तो दिस कार्बन इज कॉल्ड एज असिमेट्रिक कार्बन एटम या कायरल कार्बन एटम बिकॉज दिस कार्बन एटम इज सराउंडेड बाय 4 डिफरेंट एटम्स, हाइड्रोजन, हलाइड, अल्काइल ग्रुप एंड डिफरेंट अल्काइल ग्रुप आर अटैच्ड देयर। तो सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूट करना मतलब यहाँ पे हलाइड को कौन सब्स्टिट्यूट कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल, तो यहाँ पे जो हम न्यूक्लियोफाइल ले रहे हैं ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल कैसा है, स्ट्रॉन्ग, मतलब NaOH ले सकते हो, KOH ले सकते हो यहाँ पे आप। तो यहाँ पे रिएक्शन क्या होगी, यहाँ पे ये रिएक्शन जो चल रही है इन द प्रेजेंस ऑफ पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, किसके प्रेजेंस में, पोलर अप्रोटिक, अप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर भी होना चाहिए, अप्रोटिक भी होना चाहिए, और ऐसा सॉल्वेंट हम ले रहे हैं। तो यहाँ पे रिएक्शन देखो क्या होगा, मुझे बताओ। यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी सॉरी, यहाँ पे अल्काइल ग्रुप है, यहाँ पे डिफरेंट अल्काइल ग्रुप है, और यहाँ पे हाइड्रोजन है, हलाइड है। अभी मुझे बताओ यहाँ पे ये X है, इसकी जब ब्रेकिंग होगी, देखो इंटरमीडिएट कैसा फॉर्म होगा, ये वाला कार्बन है, इसकी जब ब्रेकिंग होगी, ये वाला बॉन्ड जब ब्रेक होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है, अगर मैं बोलूं यहाँ पे देखो ये कंपाउंड कैसा है, ये कंपाउंड कुछ इस तरह से है,
ठीक है, इस तरह से झुका हुआ है ये कंपाउंड। यहाँ पे इस साइड में हैलोजन एटम अटैच है, थोड़ा सा देखो रिप्रेजेंटेशन कैसा है, ये झुका हुआ है। अगर मैं मान लू ये आर है, एक आर डैश है, एक हाइड्रोजन है, और यहाँ पे हैलोजन ग्रुप अटैच है। जैसे मैं इस हैलोजन को निकाल दूंगी, जैसे ये हैलोजन निकल जाएगा, ये सीधा हो जाएगा। जैसे ही हैलोजन, जब हैलोजन अटैच है तो इस तरह से रहेगा, जब हैलोजन निकल जाएगा ग्रुप सेम आ जाएगा, प्लेनर हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा आपका प्लेनर, ये H होगा यहाँ पे ये R हो जाएगा, और यहाँ पे कौन सा ग्रुप है, R डैश है। अभी ये न्यूक्लियोफाइल अटैच कब होगा, मुझे बताइए, न्यूक्लियोफाइल अटैच कब होगा, जब यहां से X निकलता होगा तभी न्यूक्लियोफाइल होगा। मतलब साइमल्टेनियस अटैचमेंट हो रहा, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आ गया और यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH बाहर निकल गया, तो ये हमारा एक इंटरमीडिएट फॉर्म हो गया। ये क्या हो गया, हमारा एक इंटरमीडिएट फॉर्म हो गया। समझ में आया, ये कैसे आया, एक प्लेन में आ गया, एक प्लेन में स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया, साइमल्टेनियस अटैचमेंट, और यहाँ पे अटैचमेंट हो रही है। जैसे OH ग्रुप निकल रहा है, यहाँ पे ये ग्रुप कहां से, मुझे बताओ, ये फ्रंट साइड से तो अटैच नहीं करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैच कैसे करेगा, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे हलाइड ग्रुप अटैच है, तो ये फ्रंट साइड से अटैक नहीं करेगा, ये कैसा अटैक करेगा, ये बैक साइड से आएगा। ये कैसा अटैक करेगा, ये बैक साइड से अटैक कर रहा है, फ्रंट साइड से अटैक नहीं हो सकता है क्योंकि हैलोजन है। जब हैलोजन निकलेगा, सॉरी मैंने यहाँ पे एक्स चाहिए, यहाँ पे जैसा हैलोजन निकलेगा वैसे ही न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करेगा, न्यूक्लियोसाइड क्या करेगा, बैक साइड से अटैक करेगा। और यहाँ पे क्या होगा, फिर न्यूक्लियोफाइल निकल जाएगा, तो फिर से कंपाउंड कैसे फॉर्म होगा, देखो यहाँ पे सी आ गया, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया, कंपाउंड सी आ गया यहाँ पे। अगर मैं कंपाउंड को देखूं तो कंपाउंड एज इट इज यहाँ पे फॉर्म होगा, देखो फिर क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल ने यहाँ पे अटैक कर दिया बैक साइड में, यहाँ पे हाइड्रोजन ये हो जाएगा, यहाँ पे ये R डैश आ जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये R डैश होगा। अभी मुझे बताओ, जो कंपाउंड था बिल्कुल इसके अपोजिट मिला हमें, यहाँ पे जो कंपाउंड था उसके अपोजिट हमें मिला है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो SN2 रिएक्शन हो रही है, यहाँ पे जो SN2 रिएक्शन हो रही है, ये जो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है, ये कैसा मिल रहा है, इन्वर्शन कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है। Why this is called as a inversion? क्या ये बात समझ में आ रही है? देखो पहले मैंने क्या कहा था, कंपाउंड कुछ इस तरह से था, यहाँ पे हैलोजन अटैच था, जैसे ही हैलोजन निकलेगा ये कंपाउंड सीधा प्लेनर हो जाएगा। लेकिन बैक साइड से कौन आ रहा है, बैक साइड से न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, तो न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा तो यहां से ये ऐसा हो जाएगा, मतलब इसके अपोजिट इस तरह से होगा, मतलब इन्वर्टेड कंपाउंड फॉर्म हुआ है। दैट्स वाई यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन रहेगा वो कैसा रहेगा, इन्वर्जन होगा। यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन रहेगा वो कैसा होगा, इन्वर्जन। देखो इसके अपोजिट हो गया, तो दैट इज अ इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन। राइट डाउन। उसके बाद की इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखते हैं हम लोग कि ये इफेक्ट किसमें पॉसिबल हो सकता है, SN2 मैकेनिज्म। यहां तक समझ में आया, व्हाई दिस इज कॉल्ड एज इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन, समझ में आया। बिल्कुल इस तरह से था, ठीक है, इस तरह से झुका हुआ था, लेकिन जब प्रोडक्ट मिला तो इस तरह से झुका होगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल ने कहां से अटैक किया, बैक साइड से। हैलोजन नहीं रहेगा, न्यूक्लियोफाइल आएगा। केमिकल रिएक्शन देख रहे नितिन, हैलोजन नहीं होगा, हैलोजन का सब्स्टिट्यूट कर रहा है न्यूक्लियोफाइल, हैलोजन को सब्स्टिट्यूट कर रहा है न्यूक्लियोफाइल। अभी मैं प्रॉपर एग्जांपल लेके समझाती हूँ आपको। यहां तक क्लियर हुआ है सबको, इन्वर्जन क्यों आया, कहां से अटैक हो रहा है, बैक साइड से अटैक हो रहा है, कहां से अटैक हो रहा है, बैक साइड से, और क्या मिल रहा है, इन्वर्जन। चलो रफ कर दो, अभी प्रॉपर एग्जांपल लेके करते हैं हम लोग। साक्षी कोई डाउट है? ओके साक्षी, चलो मैं स्लो चलती हूँ। यहां तक तो समझ में आ गया साक्षी, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ओके, चलो रब कर दूं। अभी हम एग्जाम्पल लेते हैं इसमें। ये तो मैंने ले लिया, असिमेट्रिक कार्बन एटम ले लिया था। अभी आप कोई भी एग्जाम्पल यहाँ पे ले सकते हो, कोई भी एग्जाम्पल ले लो और उस एग्जाम्पल के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे। देखो मैं यहाँ पे सिंपल कंपाउंड ले रही हूं, यहाँ पे मैंने ले लिया C, यहाँ पे है Br और यहाँ पे H, यहाँ पे भी H और यहाँ पे भी H। ये क्या बोलते हैं, असिमेट्रिक कार्बन एटम नहीं है, ये नॉर्मल ले रही हूं मैं। अभी रिएक्शन कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के साथ, मतलब यहां से NOH के साथ रिएक्शन करेंगे, दैट इज अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। इसको हम बोलते हैं अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल ब्रोमाइड। दिस इज कॉल्ड एज अ मिथाइल ब्रोमाइड। इसको हम क्या कह रहे हैं, मिथाइल ब्रोमाइड। मैं सिंपल एग्जांपल लेके समझा रही हूं आपको। अभी यहाँ पे रिएक्शन क्या होनी चाहिए, ये Br निकल जाएगा, मतलब यहाँ पे OH ग्रुप आ जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, प्लस क्या फॉर्म हो रहा है, यहाँ से NaBr बाहर निकल रहा है। ये रिएक्शन तो सबको पता है, ठीक है, ये रिएक्शन सबको पता है। अगर मैं इस रिएक्शन को आयोनिक फॉर्म में लिखने की कोशिश करूं, अगर इस रिएक्शन को हम आयोनिक फॉर्म में लिखे तो किस तरह से लिख सकते हैं आयोनिक फॉर्म में। देखो यहां पे मैंने लिखा हुआ है CH3, ठीक है, ये होगा Br। आयोनिक फॉर्म, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, OH माइनस है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, OH माइनस। फिर यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे आपको कंपाउंड फॉर्म होगा, यहाँ पे CH3OH और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल मतलब Br माइनस बाहर निकल जाएगा। अभी इस रिएक्शन में हमें काइनेटिक्स देखना है, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन देखना है। तो अगर मैं काइनेटिक्स रिएक्शन देखूं या रेट ऑफ रिएक्शन में यहाँ पे देखूं, तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टेंट raised to a power of stoichiometric coefficient. The rate of reaction is found to be proportional to the concentration of CH3Br as well as OH minus. बिकॉज यहाँ पे जो हम बेस ले रहे हैं, यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल ले रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी CH3Br यहाँ पे हो गया, और किस पे प्रोपोर्शनल है, OH माइनस, क्योंकि OH माइनस भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो यहाँ पे रेट क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू के CH3Br और यहाँ पे हो जाएगा OH माइनस। अभी मुझे बताओ इसके रिस्पेक्ट में 1 है, CH3Br के रिस्पेक्ट में कितना है, 1 है, और इसके भी रिस्पेक्ट में 1 है, 1 + 1 कितना होगा। तो दिस रिएक्शन इज फॉलोइंग सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ये कौन सी ऑर्डर फॉलो कर रही है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ये कौन सा रिएक्शन फॉलो कर रही है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज अ बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम क्या कह रहे हैं, बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन कह रहे हैं। क्लियर हुआ है, रिएक्शन समझ में आया है। Why this is called as a bimolecular reaction? Because reactant as well as a nucleophile both participate in a chemical reaction. That's why this is called as a bimolecular reaction. या सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन भी हम बोल सकते हैं, या इसी को सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन भी हम बोल सकते हैं। अभी इसमें एक ही इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, चलो इसका भी मैकेनिज्म देख लेते हैं। रफ कर दूं, बायमॉलिक्यूलर क्यों, बिकॉज बोथ द participate, both the reactant participate in a chemical reaction. चलो रफ कर रही मैं। अभी इसका मैकेनिज्म देखते हैं, जो मैंने एग्जांपल लिया है उसी का मैकेनिज्म हम देखेंगे। अभी मैंने एग्जांपल कौन सा लिया, CH3 का, हेडिंग डालो मैकेनिज्म, दिखाई दे रहा है मैकेनिज्म। अभी एग्जाम्पल लिया था मिथाइल ब्रोमाइड, कैसे होगा, ये कार्बन, यहां पे ये हाइड्रोजन होगा,
ये दूसरा हाइड्रोजन मैं यहाँ पे दिखा रही, एक हाइड्रोजन यहाँ पे इस तरह से डार्क कर देना, एक हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और हमारा क्या है, एक यहां से बी आर है। किसके साथ रिएक्ट हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट हो रहा है। किसके साथ रिएक्ट हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, OH माइनस। यहाँ पे ये हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। आप देख रहे हो इनका साइज स्मॉल होता है, ये बल्कि ग्रुप नहीं है। तो यहाँ पे जो स्टेरिक हिंड्रेंस है, क्या कह रही हूं मैं, स्टेरिक हिंड्रेंस, मतलब यहाँ पे अपोज करने के लिए न्यूक्लियोफाइल को अपोज कोई ज्यादा कर नहीं सकता। अगर यहाँ पे तीनों के तीनों मिथाइल ग्रुप होते तो स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होता, तो OH माइनस बैक साइड से अटैक नहीं कर पाता। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन लगा है, मतलब हमें पता चल गया कि SN2 रिएक्शन इजीली किसमें होगी, जिसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है। SN2 रिएक्शन सबसे ज्यादा किस कंपाउंड में पॉसिबल है, जहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस अच्छा हो। मतलब देखो यहाँ पे अगर मैं CH3 ले रही हूं, यहाँ पे CH3Br, इसमें सबसे ज्यादा रिएक्शन पॉसिबल है, फास्टर रिएक्शन इसमें होगी। क्या बाकी में नहीं होगी, बाकी में भी रिएक्शन होगी बट स्लो स्टेप में होगी, सबसे ज्यादा इसमें होगी। अगर बाकी फिर मैं कंपाउंड देख रही हूँ, यहाँ पे CH3 है, फिर इसमें CH3 है, यहाँ पे Br है, फिर उसके ज्यादा कहाँ पे होगी रिएक्शन, फिर सबसे ज्यादा यहाँ पे डिफिकल्ट वे में होगी रिएक्शन, फिर यहाँ पे डिफिकल्ट वे में रिएक्शन होगी। मतलब यहाँ पे अल्काइल हैलाइड कौन सा, प्राइमरी, इसमें सबसे ज्यादा रिएक्शन हो रही, सबसे अच्छे से रिएक्शन इसी में होती है, क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत कम होता है। तो ये इजीली बैक साइड से अटैक करेगा। ये इजीली कैसे अटैक कर रहा है, बैक साइड से अटैक करेगा। तो यही आपकी आरडीएस होगी, यही आपकी आरडीएस होगी। व्हाट इज मीन बाय आरडीएस, केमिकल काइनेटिक्स में मैंने बताया था, रेट डिटरमाइनिंग स्टेट, रेट डिटरमाइनिंग स्टेट इज कॉल्ड एज अ आरडीएस। अभी मैंने कहा था ये प्लेनर हो जाएगा, कैसे, ये हाइड्रोजन ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा, और ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे होगा। अटैचमेंट कैसे हो रही है, साइमल्टेनियस अटैचमेंट हो रही है, यहाँ पे OH और यहाँ से Br। मतलब जैसे ही Br बाहर निकल जाएगा, जैसे ही Br बाहर निकल जाएगा, वैसे ही OH अटैक करेगा साइमल्टेनियस। एक तो ब्रेकिंग हो रही है और उसी में अटैचमेंट हो रही है। तो कंपाउंड कैसे मिलेगा, ये हो गया कार्बन, OH ने बैक साइड से अटैच किया है, मतलब ये हो गया OH, तो ये झुक जाएगा, मतलब ये हाइड्रोजन हो जाएगा यहां से। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा। कंपाउंड कैसा, इसका अपोजिट मिल रहा है, दैट इज व्हाई दिस कंपाउंड इज अ इन्वर्शन ऑफ कॉन्फिगरेशन, इसको हम बोलते हैं इन्वर्शन ऑफ कॉन्फिगरेशन। और यहां से Br माइनस बाहर निकल जाएगा। जहां पे बल्कि ग्रुप कम होते हैं, जहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा, वैसे कंपाउंड इजीली SN2 रिएक्शन देंगे। जहां पे बल्कि ग्रुप कम होते हैं, जहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम होता है, ऐसे कंपाउंड इजीली कौन सा इफेक्ट देते हैं, SN2 रिएक्शन, या कौन सी रिएक्शन फॉलो करते हैं, SN2 रिएक्शन। अब क्लियर हुआ है सबको अच्छे से। बैक साइड अटैक, इन्वर्शन ऑफ कॉन्फिगरेशन दे रहा है। इन्वर्शन ऑफ कॉन्फिगरेशन क्या होता है, ये भी अच्छे से समझ में आया होगा सबको, क्लियर है। अभिजीत, आदर्श, ओके, कोई भी कंफ्यूजन है बता दे, क्योंकि इसमें रिएक्शन में क्या आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव फास्टर SN2 रिएक्शन, स्लोअर SN2 रिएक्शन, ये कंपाउंड के ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलो कुछ पॉइंट लिखते हैं, रफ कर दो सबको। SN2 के बारे में कुछ पॉइंट लिखते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखने हैं। ये तो मैकेनिज्म सबको समझ में आ गया है। Write down some important point of SN2,
SN2 मतलब बाय मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पहला पॉइंट, रेट इज इक्वल टू, क्या था मैंने अभी लिख के दिया, रेट इज इक्वल टू के, किस पे डिपेंड करेगा, अल्काइल हैलाइड एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल पे, अल्काइल हैलाइड एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल पे। तो यहां पे जो ऑर्डर आ रहा है कितना आ रहा है, 2। दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज अ बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन, इसलिए इस रिएक्शन को क्या कहेंगे, बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन। सेकेंड पॉइंट, ये रिएक्शन आपने देखी है कि सिंगल स्टेप रिएक्शन है, मतलब जैसे ब्रेकिंग हो रही है वैसे ही बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, साइमल्टेनियस ब्रेकिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ अ बॉन्ड, दैट इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन। ये कैसी होगी, सिंगल स्टेप रिएक्शन। थर्ड पॉइंट, इसमें जो हम लेते हैं ये हमेशा लेते हैं पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। अप्रोटिक मतलब जिसमें हाइड्रोजन नहीं हो, जिसमें H+ आयंस नहीं हो, जैसे हम लेते हैं यहाँ पे CH3, C डबल बॉन्ड O CH3, ये पोलार तो है लेकिन अप्रोटिक है, मतलब इसमें कोई H+ आयंस बाहर नहीं निकल रहा है, तो इस तरह से कंपाउंड लेने पड़ेंगे हमें। एंड फोर्थ पॉइंट एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ ऑप्टिकली एक्टिव सबस्ट्रेट, इफ ऑप्टिकली, ऑप्टिकली एक्टिव सबको पता है, इफ ऑप्टिकली एक्टिव सबस्ट्रेट होगा, सबस्ट्रेट मतलब जो रिएक्टेंट लिया है, क्या लिया मैंने, सबस्ट्रेट, इफ ऑप्टिकली एक्टिव सबस्ट्रेट, देन कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा था, इन्वर्जन, देन कौन सा प्रोडक्ट हो रहा था, इन्वर्जन प्रोडक्ट इज फॉर्म। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इन्वर्जन प्रोडक्ट इज फॉर्म। अगर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है तो यहां पे जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो कैसा होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, वो कैसा होगा, ऑप्टिकली एक्टिव। देन फिफ्थ पॉइंट, यहां पे जो रेट रहेगा, रिएक्शन का जो रेट रहेगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेरिक हिंड्रेंस, जो मैंने बात की थी बल्कि ग्रुप की क्राउडेडनेस की, स्टेरिक हिंड्रेंस, जितना ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा। व्हाट इज मीन बाय स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब क्राउड। अगर आप यहाँ पे, अगर मैं लिखूं ये कि यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे CH3 ग्रुप अटैच है, यहाँ पे भी CH3 ग्रुप अटैच है, यहाँ पे CH3 है और न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, तो क्या ये बल्कि ग्रुप न्यूक्लियोफाइल को आने देंगे, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। ये न्यूक्लियोफाइल इनके बीच में अटैचमेंट नहीं करेगा बैक साइड से। तो यहाँ पे जो SN2 में है जो रेट है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब बल्कि ग्रुप क्राउडनेस, स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब बल्कि ग्रुप क्राउडनेस होता है। मतलब यहाँ पे जो मैंने अभी बताया था कि सिंपल XCH3 है, सबसे ज्यादा SN2 रिएक्शन फास्ट होगी, उसके बाद एक CH3 है, उसके बाद H और यहाँ पे X, उसके बाद किसमें होगा CH3, देन C, यहाँ पे CH3, यहाँ पे X होगा, सॉरी यहाँ पे H और यहाँ पे X, ठीक है। मतलब जो प्राइमरी, मतलब इसको मैं 0 डिग्री बोल सकती हूँ, उसके बाद 1 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री। सबसे ज्यादा SN2 इफेक्ट, SN2 रिएक्शन कौन शो करेगा, 0 डिग्री। 0 डिग्री मतलब उसी को मिथाइल ग्रुप भी बोलते हैं। 0 डिग्री मतलब उसी को क्या बोल रहे हैं हम, मिथाइल ग्रुप भी कह रहे हैं यहाँ पे। तो मिथाइल ग्रुप में सबसे अच्छा इफेक्ट शो करेगा, ओके। उसके बाद किसमें कर रहा है, प्राइमरी में, और उसके बाद सेकेंडरी एंड देन टर्शियरी, ओके। तो ये तो हो गए हमारे ग्रुप। अभी यहाँ पे रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप मतलब कौन सा हो रहा है कि जो बाहर निकल रहा है, जैसे Br हो गया, आयोडीन हो गया, हलाइड, तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लिविंग ग्रुप। तो सबसे अच्छा जो लिविंग ग्रुप होता है आयोडीन, क्यों, क्योंकि आयोडीन का साइज बड़ा है, जितना बड़ा साइज रहेगा वो इजीली उतना ही बाहर निकलेगा। तो Ci हो गया, उसके बाद होगा CBr, उसके बाद होगा CCl ग्रुप और उसके बाद होगा सबसे कम CF में, क्योंकि इजीली अगर ये ग्रुप हैलोजन इजीली निकल जाता है तब भी तो इफेक्ट अच्छे से होगा। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन या रेट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लिविंग ग्रुप पे भी रहेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लिविंग ग्रुप। चलो नोट कर लो। क्लियर हुआ है इन्वर्जन ऑफ कॉन्जुगेशन?
अभी इसमें आप एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम भी याद रखो, एक ये पॉइंट याद रखने हैं। SN2 रिएक्शन सबसे फास्ट किसमें होगी? मिथाइल ग्रुप में, मतलब 0 डिग्री पे। सबसे कम किसमें होगी? 3 डिग्री में, टर्शरी में। क्यों? बिकॉज ऑफ रेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेरिक हिंड्रेंस। रेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेरिक हिंड्रेंस। क्लियर हुआ है? अप्रोटिक मतलब क्या होता है कि जिसमें H+ आयंस बाहर ना आए। क्या इसमें H+ आयंस बाहर आ सकते? नहीं। जो H+ नहीं दे रहा है दैट इज अप्रोटिक। ओके साक्षी, जो H+ देता है उसको प्रोटिक कहते हैं। यहां पे एसीटोन में वो H+ नहीं देगा। हाँ, पोलार हो सकता है। पोलार कैसे होगा? यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव होगा, ये पोलार है। बट अप्रोटिक है, अप्रोटिक है, प्रोटिक नहीं है। जो H+ देता है दैट इज प्रोटिक। चलो रफ कर दो, पॉइंट लिख लें। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ ऑप्टिकली एक्टिव सबस्ट्रेट होगा देन इन्वर्जन प्रोडक्ट हमेशा फॉर्म होगा। कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होगा? इन्वर्जन। मैंने बताया था इन्वर्जन मतलब क्या होता है, आपको सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट ले लो, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम फॉर SN2। किसके लिए? SN2 के लिए। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम फॉर SN2। अभी यहाँ पे जो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम हम निकाल रहे हैं SN2 के लिए, यहाँ पे लिखा जाता है एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी लेते हैं, और यहाँ पे इस पे होता है रिएक्शन कोऑर्डिनेट या रेट ऑफ रिएक्शन भी आप लिख सकते हो। रिएक्शन कोऑर्डिनेट या रेट ऑफ रिएक्शन भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे सिंगल स्टेप रिएक्शन है तो यहाँ पे कर्व एक ही कर्व आएगा। सिंगल स्टेप रिएक्शन में एक ही कर्व है। यहाँ पे शुरुआत किससे होगी? रिएक्टेंट से। यहाँ पे क्या होगा? रिएक्टेंट होगा। यहाँ पे जो हमें मिला है ये क्या फॉर्म होगा? प्रोडक्ट फॉर्म होगा। यहाँ पे जो भी आपका अल्कोहल बन गया है प्रोडक्ट फॉर्म हुआ। ठीक है, यहाँ पे ये जो पीक रहेगा ये आपका ट्रांजिशन स्टेट रहेगा। ये आपका क्या होगा? ट्रांजिशन स्टेट। जो इंटरमीडिएट स्टेप होता है दैट इज अ ट्रांजिशन स्टेट। यहाँ पे देखो इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे रिएक्टेंट से इस पीक तक जाता है दैट इज, ये शायद आप लोगों ने पढ़ा था केमिकल काइनेटिक्स में, दैट इज कॉल्ड एज अ डेल्टा ई। व्हाट इज माय डेल्टा ई? एक्टिवेशन एनर्जी। डेल्टा ई क्या होता है? एक्टिवेशन एनर्जी। और यहाँ पे ये जो गैप है दिस इज कॉल्ड एज अ डेल्टा एच। डेल्टा एच मतलब एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ये क्या हो गया? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। जहां पे साइमल्टेनियस अटैक हो रहा था वो आपकी रहेगी ट्रांजिशन स्टेट। वो आपकी क्या रहेगी? ट्रांजिशन स्टेट। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जा रहा है। रिएक्टेंट को इस पिक में जाने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए, दिस इज कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी। एक बार ट्रांजिशन स्टेट तक चला गया तो नीचे आ जाएगा प्रोडक्ट। रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट का जो डिफरेंस है रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट का दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी चेंज। उसको हम बोलते हैं एंथैल्पी चेंज। क्लियर? SN2 रिएक्शन। कंफ्यूज नहीं होना, SN2 में एक ही कर्व होता है। SN2 में एक ही कर्व होगा। नहीं तो हम सोचते हैं कि SN2 है तो 2 कर्व होंगे, SN1 में 1 कर्व होगा। नहीं, उल्टा है थोड़ा सा। SN2 सबको समझ में आया? सबसे फास्ट रिएक्शन किसकी होगी SN2 में? 0 डिग्री। उसके बाद प्राइमरी, देन सेकेंडरी एंड लास्ट में टर्शरी। इन्वर्जन कॉन्फिगरेशन रफ कर दूं। नेक्स्ट निकालो SN1 रिएक्शन। और जिनकी भी एग्जाम रहती ना, यूनिट टेस्ट है, कुछ भी है, तो प्लीज हमें थोड़ा सा पोर्शन बता दीजिए।
मतलब पोर्शन आप अगर मुझे बता दोगे, जैसे पॉलीमर अगर आप मुझे बता देते तो पॉलीमर हम कंप्लीट कर सकते थे, क्योंकि पॉलीमर इतना बड़ा चैप्टर नहीं था, 2 दिन का चैप्टर था, तो पॉलीमर आपका हो जाता है। तो आपकी जब भी एग्जाम रहे प्लीज पोर्शन बता दो मुझे, तो आपका पोर्शन कंप्लीट हो जाए यूनिट टेस्ट के लिए, तो आपको हेल्पफुल रहेगा। चलो नेक्स्ट डालो, SN1 मैकेनिज्म या SN1 रिएक्शन। अभी SN1 रिएक्शन क्या होगा? S मतलब वही बात है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन। N मतलब न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक। एंड 1 का मतलब होता है यूनिमॉलिक्यूलर। 1 का मतलब क्या होगा? यूनिमॉलिक्यूलर। पढ़ते वक्त कैसे पढ़ेंगे? यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पढ़ते वक्त कैसे पढ़ेंगे? यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दैट इज SN1 रिएक्शन। उसको हम क्या कहेंगे? SN1 रिएक्शन। अभी यहाँ पे SN1 रिएक्शन जो है उसमें देखो, ये कार्बन ले लिया, फिर से वही मैं बात कर रही हूँ, असिमेट्रिक कार्बन एटम है, डिफरेंट एटम अटैच कर रही हूँ यहाँ पे R, ये हो जाएगा यहाँ पे R' और यहाँ पे हाइड्रोजन। अभी इसकी रिएक्शन हम कर रहे हैं न्यूक्लियोफाइल के साथ। किसके साथ? न्यूक्लियोफाइल के साथ। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलता है ना, वो रैसिमिक मिक्सचर मिलता है। व्हाट इज मीन बाय रैसिमिक मिक्सचर? रैसिमिक मिक्सचर हमने उस दिन देखा था, मिक्सचर ऑफ D and L फॉर्म। क्या मिल रहा है? रैसिमिक मिक्सचर, मिक्सचर ऑफ D फॉर्म एज वेल एज L फॉर्म, दैट इज कॉल्ड एज रैसिमिक मिक्सचर। उसको क्या कहेंगे हम? रैसिमिक मिक्सचर कहेंगे। अभी यहाँ पे अगर मैं पॉइंट इसके बताऊं, तो ये जो रिएक्शन है ये 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। ये जो रिएक्शन है ये 2 स्टेप रिएक्शन है। SN2 1 स्टेप रिएक्शन थी, ये 2 स्टेप रिएक्शन है। यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल लेते हैं, यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है वो वीक न्यूक्लियोफाइल हम लेंगे। कैसा न्यूक्लियोफाइल होगा? वीक न्यूक्लियोफाइल होगा। और यहाँ पे हम लेंगे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अभी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का मतलब क्या हुआ? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट H2O लेते, क्या लेंगे हम? H2O, वाटर। वाटर H+ आयंस भी देता है, OH- आयन देता है, तो वो पोलर हो गया। H+ उसमें है तो ये कैसा हो गया? प्रोटिक हो गया। ये कैसा हो गया? प्रोटिक हो गया। और यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? रैसेमिक मिक्सचर मिलेगा। यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? रैसेमिक मिक्सचर मिलेगा। अभी रैसेमिक मिक्सचर का मतलब क्या हो रहा है? रैसेमिक मिक्सचर का मतलब क्या होगा यहाँ पे? अभी देखो, अभी एक कंपाउंड होगा यहाँ पे कार्बन, ये हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे ये R ग्रुप हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया? R' होगा, और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। ठीक है, यहाँ पे ये मिरर इमेज में निकाल दो, तो एक कंपाउंड इस तरह से भी मिलेगा, न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे कार्बन, ये होगा हाइड्रोजन, यहाँ पे ये R ग्रुप लग गया, और यहाँ पे R' लग गया। तो दिस मिक्सचर, यहाँ पे 2 कंपाउंड फॉर्म हो गए, यहाँ पे 2 कंपाउंड, एक होता है रिटेंशन, एक होगा रिटेंशन, और दूसरा होगा इन्वर्जन। अभी इन्वर्जन आपको समझ में आ गया कि कंपाउंड का अपोजिट, कंपाउंड का अपोजिट हो गया इन्वर्जन। लेकिन एक कंपाउंड ऐसा मिलेगा कि जैसा है वैसा ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं रहेंगे, सिर्फ हैलोजन की जगह पे क्या आएगा? न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पे रिटेंशन एंड इन्वर्जन दोनों कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज अ रैसिमिक मिक्सचर। यहाँ पे 2 कंपाउंड मिलते हैं, इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं? कलेक्टिवली दिस कॉल्ड एज अ रैसिमिक मिक्सचर। कलेक्टिवली हम इसको क्या बोल रहे हैं? रैसिमिक मिक्सचर। क्लियर हुआ? चलो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। यहाँ पे इसको हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे ऐसे। बोलो साक्षी, क्या डाउट है? मैंने दोनों अच्छा हाँ सॉरी सॉरी, मैंने दोनों जगह पे डॉटेड लाइन दे दी, सॉरी, ये वाला। ठीक है,
चलो गलती से हो गया वो, आप अब सही कर लो। चलो स्टार्ट करें। अभी ये तो मैंने एक आइडिया दे दिया कि क्या क्या हो रहा है, अभी प्रॉपर एग्जाम्पल लेके करते हैं। अभी मैं यहाँ पे जो एग्जाम्पल ले रही हूँ, हाइड्रोलिसिस ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। कौन सा एग्जाम्पल लिया हमने? हाइड्रोलिसिस ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। किसका हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं? हाइड्रोलिसिस ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। अभी टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड CH3 यहां पे CH3 और यहां पे Br। दिस इज कॉल्ड एज टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड रिएक्ट्स विद NaOH एंड एक्वस NaOH। कौन सा NaOH है? एक्वस NaOH। रिएक्शन क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। Br सब्स्टिट्यूटेड हो जाएगा OH से, न्यूक्लियोफाइल से, तो CH3, यहाँ पे ये CH3 आ जाएगा, यहाँ पे CH3OH और यहाँ पे NaBr बाहर निकल रहा है, यहाँ से NaBr बाहर निकल रहा है। अगर इन काइनेटिक स्टडीज देखें इसकी, अगर मैं इसकी काइनेटिक रिएक्शन देखूं या काइनेटिक स्टडीज हम करें इसकी, तो अकॉर्डिंग टू काइनेटिक स्टडीज ऑफ रिएक्शन या काइनेटिक रिएक्शन हम बोल सकते हैं, इन ऑर्डर टू स्टडी द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन, तो कंसीडर करना है हमें काइनेटिक्स। द रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड्स ओनली ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। मतलब यहाँ पे जो रेट है वो किसके प्रोपोर्शनल है? ओनली टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ओनली टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ठीक है, चलो आगे स्टेप लिख लो। रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा के यहाँ पे टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। अभी ये टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड पे क्यों डिपेंड है ये भी मैं आगे बताऊंगी। चलो पहले इतना नोट कर लो। रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो यहाँ पे इसके रिस्पेक्ट में अगर ऑर्डर देखूं तो ये कौन सी ऑर्डर रिएक्शन है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ये कौन सा ऑर्डर रिएक्शन है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अभी आप पूछोगे क्यों न्यूक्लियोफाइल पे क्यों नहीं है? चलो इसका मैकेनिज्म हम लेते हैं और मैकेनिज्म के थ्रू समझाती हूँ। हम रेट ऑफ रिएक्शन जब मल्टीपल, ये मल्टी स्टेप रिएक्शन है। कितने स्टेप रिएक्शन है? 2 स्टेप रिएक्शन। जब हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं किसके लिए लिखते हैं? स्लो स्टेप के लिए लिखते हैं। हम रेट ऑफ रिएक्शन किसके लिए लिख रहे हैं? स्लो स्टेप रिएक्शन के लिए लिख रहे हैं। चलो यहाँ पे अभी हम देखेंगे मैकेनिज्म, यहाँ पे हम फॉलो करेंगे मैकेनिज्म। यस निधि, फिर से मैं समझाने वाली हूँ, डोंट वरी, फिर से समझाऊंगी मैं। अभी मुझे बता, यहाँ पे मैंने कार्बन लिया है, पहले मैकेनिज्म समझ लेते हैं। फिर यहाँ पे क्या होगा? CH3 है, यहाँ पे भी क्या होगा? CH3 ग्रुप अटैच है, यहाँ पे भी CH3 है, दिखाई दे रहा है? थोड़ा सा नीचे कर दो कैमरा, ठीक है। और यहाँ पे कौन सा ग्रुप अटैच है? Br ग्रुप अटैच है। यहाँ पे कौन सा ग्रुप अटैच है? Br ग्रुप। अभी यहाँ पे जो पहला स्टेप है स्लो स्टेप है, फर्स्ट स्टेप, क्योंकि आराम से क्या होगा? Br माइनस अपने इलेक्ट्रॉन लेगा, फिर Br माइनस बाहर निकल जाएगा, ये आराम से हो रहा है। तो ये स्लो स्टेप होता है और आपको पता है स्लो स्टेप ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। जो स्लो स्टेप है, स्लो स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है? ऊपर एक CH3 यहाँ पे प्लेन में आ जाएगा। अभी यहाँ पे एक CH3 है ये, और यहाँ पे एक CH3 रहेगा, यहाँ पे एक CH3 रहेगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे कार्बोकटायन फॉर्म हुआ है। यहाँ पे क्या फॉर्म हुआ है? कार्बोकटायन। प्लस यहाँ से Br माइनस बाहर निकल गया,
यहां से Br माइनस बाहर निकल गया। फर्स्ट स्टेप समझ में आई? देखो पहले कंपाउंड कैसा था, ऐसा झुका हुआ था, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहां से हलाइड ग्रुप अटैच था, यहां से हलाइड ग्रुप अटैच था। जैसे ये हलाइड ग्रुप बाहर निकल गया, ये कंपाउंड एक प्लेन में आ गया। कैसे आ गया? एक प्लेन में आ गया। अभी मुझे बताओ, कंपाउंड प्लेनर है, वैसे भी टर्शियरी कार्बोकैटायन जो होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है, वो प्लेनर है। तो ये प्लेनर है, तो न्यूक्लियोफाइल कहां से अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल फ्रंट साइड से भी अटैक कर सकता है या तो बैक साइड से भी अटैक करेगा। क्लियर हो रहा है? ये कार्बोकैटायन है, कार्बोकैटायन कैसा हो गया? प्लेनर हो गया। तो यहाँ पे ये प्लेन में है, एक प्लेन में है, तो जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक कैसे करेगा? फ्रंट साइड से भी अटैक कर सकता है और बैक साइड से भी अटैक कर सकता है, दोनों चांसेस है। हमने SN2 रिएक्शन में देखा कि वहां पे सिर्फ बैक साइड से अटैक हो रहा था, बट SN1 रिएक्शन में फ्रंट साइड से एज वेल एज बैक साइड से दोनों अटैक हो सकते हैं। ऊपर का लिख लिया सबने? थोड़ा रफ कर देती हूं मैं। अभी मुझे बताओ, जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है जिसके लिए हम केमिकल काइनेटिक्स लिखते हैं, यहाँ पे जो रेट लिखते हैं, यहाँ पे एक ही रिएक्टेंट दिखाई दे रहा है, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। किस पे प्रोपोर्शनल है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, इसीलिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अभी देखो यहाँ पे सेकेंड स्टेप, ये स्टेप 1 हुआ, ये कौन सा हुआ? स्टेप 1। यहां पे मैं लिख रही हूं स्टेप 2। अभी सेकेंड स्टेप में जो कार्बोकैटायन है उस पे किसकी अटैचमेंट करनी है? न्यूक्लियोफाइल की। मतलब ये हमारा कार्बोकैटायन है, मैं सिंपल लिख रही हूं। अभी ये हो गया हमारा कार्बोकैटायन, ये पॉजिटिव चार्ज। इस पे न्यूक्लियोफाइल, अभी मुझे बताओ, न्यूक्लियोफाइल नेगेटिवली चार्ज है, कार्बोकैटायन पॉजिटिवली चार्ज है, दोनों एक दूसरे को जल्दी से अटैक करेंगे और एक फास्ट स्टेप रिएक्शन होगी। और फास्ट स्टेप रिएक्शन में क्या फॉर्म होगा? न्यूक्लियोफाइल फॉर्म होगा। अभी मैंने कहा था कि यहाँ पे अटैक दोनों साइड से हो सकता है, यहाँ पे जो अटैक है वो दोनों साइड से होगा। तो क्या दो प्रोडक्ट फॉर्म कर दूं मैं? यहाँ पे मैं दो प्रोडक्ट, अभी एक यहां से मैं देखती हूँ कि फ्रंट साइड अटैक हो रहा है, तो जैसे ही फ्रंट साइड अटैक होगा तो ये कार्बन हो गया, ये यहाँ पे एक CH3 ग्रुप हो जाएगा, यहाँ पे एक CH3 आ जाएगा और यहाँ पे एक CH3 ग्रुप आ जाएगा, और यहाँ पे क्या अटैच हो जाएगा? आपका न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पे क्या अटैच हो रहा है? आपका न्यूक्लियोफाइल, दैट इज अ फ्रंट साइड अटैक। यहाँ पे कौन सा अटैक हुआ? फ्रंट साइड। मतलब जैसा कंपाउंड था स्टार्टिंग में वैसा ही मिल गया, सिर्फ Br की जगह पे न्यूक्लियोफाइल आ गया। तो यहाँ पे जो कंपाउंड है एज इट इज है, दिस इज कॉल्ड एज अ रिटेंशन। मतलब जैसा था वैसा ही है, उसको हम बोलते हैं रिटेंशन। अभी अगर मैं सोचूं कि यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है, अभी यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है वो कौन सा है? OH माइनस, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा? OH आ जाएगा। अभी अगर ये बैक साइड से अटैच कर रहा है, तो जैसे ही बैक साइड से अटैक करेगा तो ये कार्बन कैसा हो जाएगा? ये उस साइड में झुक जाएंगे, मतलब ये CH3 हो जाएगा, यहाँ पे एक CH3 ग्रुप आ जाएगा, यहाँ पे एक CH3 ग्रुप फॉर्म होगा और यहाँ पे क्या होगा? OH फॉर्म होगा। एंड दिस कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड एज अ इन्वर्जन, मतलब उसके अपोजिट। अभी दो तरह के प्रोडक्ट मिल रहे हैं, मतलब मिक्सचर मिल रहा है, एक इन्वर्जन, दूसरा रिटेंशन। इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों मिल रहा है, उसी को बोलते हैं रैसेमिक मिक्सचर। उसी को मिक्सचर मिल रहा है दो कंपाउंड का, उसी को हम क्या कह रहे हैं? रैसेमिक मिक्सचर। रिटेंशन भी मिल रहा है, इन्वर्जन भी मिल रहा है, उसी को हम बोलेंगे रैसेमिक मिक्सचर। फर्स्ट स्टेप नहीं समझा? ओके, स्टेप 1। स्टेप 1 में क्या किया है हमने कि जो यहाँ पे कंपाउंड लिया टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड क्या करेगा? ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकलेगा। जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकलेगा तो यहाँ पे ये इस पे क्या चार्ज आएगा? इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे निगेटिव चार्ज। मतलब क्या फॉर्म हो गया साक्षी? कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ ना। और कार्बोकैटायन ये रिएक्शन स्लो स्टेप होती है, ये रिएक्शन कैसी है? स्लो स्टेप है। और जो स्लो स्टेप रिएक्शन होती है उसी के लिए हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं। तो स्लो स्टेप रिएक्शन में एक ही रिएक्टेंट है, इसीलिए इसी को हम बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन या
उसी को हम बोलते हैं यहाँ पे यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। क्लियर हुआ साक्षी? फर्स्ट स्टेप फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटाइन, फर्स्ट स्टेप इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटाइन। प्लेनर है तो फ्रंट साइड से भी अटैक करेगा, बैक साइड से भी अटैक करेगा। दो कंपाउंड मिल रहे हैं, एक मिल रहा है रिटेंशन और एक मिल रहा है इन्वर्जन, उसी को हम बोलते हैं रैसेमिक मिक्सचर। उसी को हम क्या कह रहे हैं? रैसेमिक मिक्सचर। किसी को और कोई डाउट है? बोलो जल्दी से, समझ लो एक बार, इंपॉर्टेंट है रिएक्शन सब। क्लियर हुआ है? रफ कर दूं? चलो कुछ पॉइंट लिखते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग SN1 रिएक्शन। रफ कर दूं? सबको समझ में आया? एनीथिंग क्लियर हुआ? रैसेमिक मिक्सचर, एक रिटेंशन, दूसरा इन्वर्जन। दो स्टेप रिएक्शन है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटाइन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटाइन एंड अटैचमेंट ऑफ न्यूक्लियोफाइल या रिएक्शन विद न्यूक्लियोफाइल। चलो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखेंगे। SN1 राइट डाउन फर्स्ट। स्टेप 1, इसमें जो स्टेप 1 होता है वो कौन सा होता है? RDS। व्हाट इज मीन बाय RDS? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। RDS का मतलब क्या होता है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। ओके मतलब यहाँ पे किस पे डिपेंड रहेगा? RX, ओनली अल्काइल हलाइड, ओनली अल्काइल हलाइड। तो यहाँ पे मैं रेट के लिए क्या लिखूंगी? रेट इज इक्वल टू K इनटू, ये रफ कर देती हूँ, इसका कोई काम नहीं है समझाने के लिए। यहाँ पे RX रेस्ट टू द पावर तो 1 था, तो ऑर्डर कितना हो गया? रिएक्शन का ऑर्डर हो गया यूनिमॉलिक्यूलर या 1 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी आप बोल सकते हो। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, कौन सा मिक्सचर फॉर्म होता है? यहाँ पे रैसेमिक मिक्सचर फॉर्म हो रहा है। कौन सा मिक्सचर फॉर्म हो रहा है यहाँ पे? रैसेमिक मिक्सचर फॉर्म हो रहा है। रैसेमिक मिक्सचर मतलब ये न्यूक्लियोफाइल हो गया, यहाँ पे ऑप्टिकली एक्टिव अगर ले रहे हो तो ये हाइड्रोजन हो गया, ये R हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? R डैश। ठीक है, इसी का मिरर इमेज यहाँ पे देखो, ये न्यूक्लियोफाइल, ये कार्बन अस्टेरिक कार्बन एटम, हाइड्रोजन, ये न्यूक्लियोफाइल सॉरी ये अल्काइल ग्रुप, और ये क्या हो जाएगा? R डैश। अगर यहाँ पे एक होगा डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ये होता है डेक्स्ट्रो, डेक्स्ट्रो के लिए क्या लिखोगे? पॉजिटिव, तो दूसरा कौन सा होगा? लियो। एक होगा डेक्स्ट्रो, मिक्सचर ऑफ डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड मिक्सचर ऑफ लियो रोटेटरी इज कॉल्ड एज रैसेमिक मिक्सचर, हमने लास्ट टाइम लिखा था। ओके इसको बोलते हैं रैसेमिक मिक्सचर। Then third, rate directly proportional to the stability of, दिखाई दे रहा है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन। रेट किस पे डिपेंड है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन। और आपको पता है कि टर्शरी कार्बोकटाइन इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू सेकेंडरी, एज कंपेयर टू प्राइमरी, एज कंपेयर टू मिथाइल कार्बोकटाइन, एज कंपेयर टू मिथाइल कार्बोकटाइन। क्या यूज करेंगे? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। क्या यूज कर रहे हैं हम इसमें? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, मतलब H2O, जैसे कि H2O, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। क्लियर हुआ है? रैसेमिक मिक्सचर क्या होता है ये भी समझ में आया। फ्रंट साइड अटैक, बैक साइड अटैक, दैट इज अ रैसेमिक मिक्सचर। लिख लो इतने पॉइंट। अभी इसमें भी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम होती है।
चलो नेक्स्ट डालो, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम फॉर SN1 रिएक्शन। क्या कर दूं, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम फॉर SN1 रिएक्शन। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम किसके लिए, SN1। यहां पे क्या लिखने के लिए कहा था मैंने, एनर्जी, और यहां पे क्या होता है, रिएक्शन कोऑर्डिनेट, रिएक्शन कोऑर्डिनेट। ग्राफ कैसे आएगा, यहां पे ये 2 स्टेप ग्राफ आएगा। दिस इज अ रिएक्टेंट, यहां पे क्या है, रिएक्टेंट। यहां पे होगा डेल्टा E1 एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट 1, यहां पे ट्रांजिशन स्टेट 2 आ जाएगी, ये होगा आपका डेल्टा E2, ये होगा डेल्टा E2। और यहाँ पे जो आपका कार्बोकटायन फॉर्म हुआ था पॉजिटिव चार्ज, वो कार्बोकटायन होगा। और यहाँ पे क्या आ रहा है, प्रोडक्ट, ये डेल्टा H, वैसे ही यहाँ पे क्या होगा, प्रोडक्ट। सिंपल है, कोई ज्यादा ये नहीं है। कार्बोकटायन फॉर्म होता है, 2 स्टेप रिएक्शन है इसलिए 2 कर्व आए, 2 स्टेप है। SN2 1 स्टेप था इसलिए एक ही कर्व था, यहाँ पे 2 स्टेप है। SN1 भूलना नहीं है, उल्टा सीधा मत करके रखना। चलो हो गया, नेक्स्ट डालो, कंपैरिजन ऑफ SN2 एंड SN1 रिएक्शन, डिफरेंशिएशन। रफ कर दो, सबने ड्रॉ कर लिया है। डन, चल नेक्स्ट हेडिंग, कंपैरिजन ऑफ SN1 एंड SN2 रिएक्शन, हेडिंग डालो, कंपैरिजन ऑफ SN1 एंड SN2 रिएक्शन। कौन कौन से फैक्टर रह गए, उस फैक्टर के हिसाब से हम डिसाइड करेंगे। पहला होगा SN2 पढ़ा है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा है, SN1 रिएक्शन। ठीक है, चलो फर्स्ट काइनेटिक्स, SN2 रिएक्शन कौन सा ऑर्डर है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, सेकेंड ऑर्डर। और SN1 कौन सी रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सेकेंड ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सेकेंड मॉलिक्यूलरिटी, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है तो यहां पे इसको हम बोलते हैं बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन, यहाँ पे बाय मॉलिक्यूलर। और फर्स्ट ऑर्डर है इसीलिए इसको हम बोलते हैं यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। इसको हम क्या कह रहे हैं, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। ओके, थर्ड नंबर ऑफ स्टेप्स, कितने स्टेप्स में हमने रिएक्शन की है। अगर मैं यहाँ पे SN2 की रिएक्शन की बात करूं तो ये 1 स्टेप रिएक्शन है, साइमल्टेनियस अटैक हो रहा है यहाँ पे। बट ये 2 स्टेप रिएक्शन हो रही है, एक में कार्बोकटायन फॉर्म हो रहा है, दूसरे में न्यूक्लियोफाइल अटैक हो रहा है। 2 स्टेप रिएक्शन। फोर्थ बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड मेकिंग, कैसे बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, कैसे बॉन्ड बन रहा है,
बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड मेकिंग। यहां पे जो अटैक हो रहा है साइमल्टेनियस हो रहा है, यहाँ पे जो अटैक हो रहा है साइमल्टेनियस, जैसे न्यूक्लियोफाइल निकलेगा वैसे ही, सॉरी, जैसे बीआर निकलेगा वैसे ही न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्स्ट द बॉन्ड इन द रिएक्टेंट, bond in the reactant is break and then product bond formed, then product bond formed। पहले जो रिएक्टेंट है उसका बॉन्ड ब्रेक होगा, उसके बाद ही प्रोडक्ट बॉन्ड क्या होगा, यहाँ पे फॉर्म होगा, उसके बाद ही प्रोडक्ट बॉन्ड क्या होगा, यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। फोर्थ, फिफ्थ, ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन ट्रांजिशन स्टेट। तो ट्रांजिशन स्टेट की बात करें तो यहाँ पे जो रिएक्शन है वन स्टेप रिएक्शन है, अगर वन स्टेप रिएक्शन है तो वन ट्रांजिशन स्टेट होगी, ठीक है। यहाँ पे ये रिएक्शन है, ये टू स्टेप रिएक्शन है, अगर टू स्टेप रिएक्शन है तो कितनी ट्रांजिशन स्टेट होगी, टू ट्रांजिशन स्टेट, टू ट्रांजिशन स्टेट हो गए। फिफ्थ, हाँ सॉरी, सिक्स, डायरेक्शन ऑफ अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, डायरेक्शन ऑफ अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, कैसे अटैक कर रहा है, ओनली बैक साइड अटैक। SN2 में कैसा अटैक हो रहा था, ओनली बैक साइड अटैक, से पीछे से अटैक हो रहा था, ओनली बैक साइड अटैक हो रहा था। बट SN1 में बैक साइड अटैक एंड फ्रंट साइड अटैक दोनों पॉसिबल है, बैक साइड as well as front side, as well as front side, both attack are possible। 7 देखिएगा कि नहीं, चलो पहले इतना लिख लो, उसको रफ कर देती हूँ, फिर बाकी पॉइंट लिखती हूँ। 6 पॉइंट लिख लो पहले। चलो हो गया, यस, रफ कर दू। चलो रफ कर रही हूं मैं, 6 पॉइंट हो गए। नंबर 7, नंबर 7, स्टेरियोकेमिस्ट्री, स्टेरियोकेमिस्ट्री। अभी यहाँ पे अगर स्टेरियोकेमिस्ट्री देखूं तो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगा, क्या होगा यहाँ पे, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। अभी इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कब होगा, इफ सबस्ट्रेट इज ऑप्टिकली एक्टिव, अगर सबस्ट्रेट कैसा है, ऑप्टिकली एक्टिव है, मैंने करके दिखाया था, इफ सबस्ट्रेट इज ऑप्टिकली एक्टिव है तो यहां पे क्या होगा, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगा, ठीक है। यहां पे होता है रैसिमाइजेशन, रैसिमिक मिक्सचर फॉर्म होता है, रैसिमाइजेशन। इसमें भी लिख लो, क्या लिखोगे, इफ सबस्ट्रेट इज ऑप्टिकली एक्टिव, सबस्ट्रेट कैसा होना चाहिए, ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा, तब उसमें अच्छे से मिलता है, ठीक है, बाकी इसमें भी मिल रहा है। नंबर 8, टाइप ऑफ सबस्ट्रेट, टाइप ऑफ सबस्ट्रेट।
अभी यहाँ पे टाइप्स ऑफ सबस्ट्रेट में जो SN2 रिएक्शन है उसमें मेनली प्राइमरी लेते हैं। इसमें कौन सा लेते हैं? मेनली होता सब में है लेकिन इजीली किसमें होता है? प्राइमरी सबस्ट्रेट में। और यहाँ पे हमने देखा टर्शियरी कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है, तो होगा सब में लेकिन मेनली किसमें होगा? टर्शियरी सबस्ट्रेट में। टर्शियरी सबस्ट्रेट। 9 पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट। पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट। अगर पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट की बात करें तो यहां पे क्या होगा? पोलार अप्रोटिक सॉल्वेंट होगा। SN2 में क्या होगा? पोलार अप्रोटिक सॉल्वेंट। और यहां पे क्या होगा? पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट। कभी कभी बुक में लिखा रहता है कि नॉन पोलार एंड पोलार, ये नॉन पोलार लिखते हैं यहाँ पे SN2 में और वहां पे पोलार, कुछ कुछ बुक में अलग दिया हुआ है। अगर मैं यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की बात करूं, न्यूक्लियोफाइल, कौन सा न्यूक्लियोफाइल यूज करना है हमें? तो यहाँ पे जो SN2 रिएक्शन होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल फेवरेबल। कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल फेवरेबल। और यहां पे क्या होगा? वीक न्यूक्लियोफाइल। यहां पे क्या आएगा? वीक न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि कार्बोकेटाइन ही तो फॉर्म होना है। 11 इंटरमीडिएट। क्या फॉर्म हो रहा है? इंटरमीडिएट। यहां पे कोई भी इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं होता है, यहां पे कोई भी इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं होता है, बट यहां पे इंटरमीडिएट इन्वॉल्व। आपको पता है ना कार्बोकेटाइन वाला इंटरमीडिएट इन्वॉल्व होता है, लिख लो अच्छे से, इंटरमीडिएट इन्वॉल्व। SN1 और SN2 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन इस पे पूछे जाते हैं। चलो हो गया है, क्लियर हुआ है SN1 और SN2 रिएक्शन। SN1 और SN2 रिएक्शन। नेक्स्ट इन डालो, uses and environmental effects of, write down, write down, uses and environmental effect of some alkyl and aryl halides, some alkyl and aryl halide। पहला लिखो फर्स्ट, डाइक्लोरोमीथेन। ये याद रखना, इस पे भी सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डाइक्लोरोमीथेन क्या होता है? CH2Cl2। डाइक्लोरोमीथेन CH2Cl2। राइट डाउन, राइट डाउन यूजेस फर्स्ट, इसका यूज क्या होता है? राइट डाउन यूजेस, write down, it has ability to dissolve, wide range of organic compound
It has ability to dissolve wide range of organic compound. Hence, hence it is used as an ideal solvent. Hence, it is used as an ideal solvent for many chemical reaction. For many chemical reaction. Second point लिखो, write down second point. It is used as a degreaser, DEGREASER, degreaser and paint remover and paint remover. And paint remover. Third point, used to decaffeinate, tea and coffee. किसके लिए यूज होता है? डिकैफिनेट करने के लिए, टी एंड कॉफी. Write down environmental effect. Write down environmental effects. देखो, when mixed in a air, when mix in decaffeinate. डिकैफिनेट मतलब जो कैफीन होता है ना कॉफी में वगैरह, उसको निकालने के लिए यूज होता है. अगर ज्यादा हो गया उसको रिमूव करने के लिए, उसको निकालने के लिए यूज होता है डाइक्लोरोमीथेन. Write down environmental effect. When mixed in air in a high amount, when mixed in air in high amount, as it is highly volatile, as it is highly volatile, causes nausea, dizziness, and if in less amount, and in less amount causes impaired vision, impaired, IMPAIRED, impaired vision, 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 and hearing, it is highly dangerous, if it come in contact, with eyes by damaging cornea, One minute. नेक्स्ट लिखो, ट्राइक्लोरोमीथेन.
ट्राइक्लोरोमीथेन। ट्राइक्लोरो, एक मिनट में स्क्रीन देखती हूँ, शेयर करना अगर पॉसिबल है तो मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। बहुत सारे यूजेस है, इतना होगा नहीं आज। चलो ठीक है। वन मिनट, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ और वहीं से हम पढ़ लेंगे, क्योंकि इतने सारे यूजेस है कि लिखाने के देना पॉसिबल नहीं होता। 2 मिनट रुको। एक देखो थोड़ा सा ब्लर है बट दिखाई दे रहा होगा। मैं पढ़ रही हूँ, बस आप ध्यान दो यहाँ पे। ट्राइक्लोरोमीथेन, अभी ट्राइक्लोरोमीथेन क्या होता है यहाँ पे, CHCl3 इज कॉल्ड एज अ ट्राइक्लोरोमीथेन। तो यूजेस ऑफ ट्राइक्लोरोमीथेन इज, इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर क्लोरोफ्लोरोमीथेन। किसके लिए यूज होता है, इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर क्लोरोफ्लोरोमीथेन। अब फ्रीऑन रेफ्रिजरेंट, सबको फ्रीऑन्स पता है। फ्रीऑन किसमें होता है, एक तो रेफ्रिजरेंट में होता है और एसी में होता है। Then used as a solvent in pharmaceutical industry and producing pesticide and dyes. डाई बनाने के लिए, पेस्टिसाइड फॉर्म करने के लिए यूज होता है CHCl3. Then used as a source of dichlorocarbon. CCl2 is called as a dichlorocarbon, and for the preparation of dichlorocarbon, chloroform is used. अभी आगे जाके एक रिएक्शन आएगी, रीमर-टीमन रिएक्शन, उसके लिए डाइक्लोरोकार्बिन वहां पे उस रिएक्शन में हम फॉर्म करेंगे। अभी इसके इन्वायरमेंटल इफेक्ट क्या है, तो जो प्रीवियसली क्लोरोफॉर्म वाज यूज्ड एज अ एनेस्थेटिक। पहले जो एनेस्थीसिया जो था वो क्लोरोफॉर्म यूज होता था, एज अ क्लोरोफॉर्म यूज होता था, बट नाउ इट इज रिप्लेस्ड बाय ईथर ड्यू टू टॉक्सिसिटी। क्योंकि जो क्लोरोफॉर्म था वो ज्यादा टॉक्सिक था, इसीलिए नाउ अ डेज हम ईथर यूज करते हैं। तो chloroform when exposed to air and sunlight form a poisonous compound. Whenever the chloroform is exposed to air या directly come in a contact with sunlight, form a poisonous compound, that is a phosgene. Phosgene compound हमने जब P block element पढ़ा था, तो P block element में हमने phosgene compound के बारे में देखा था, तो वही phosgene compound है। Hence it is stored in dark. जब भी आप क्लोरोफॉर्म की बोतल देखोगे कभी लैब में, तो उसको डार्क एक एम्बर कलर के इसमें या ब्राउन कलर के बोतल में स्टोर किया जाता है, वेल स्टॉपर करके। If mixed with air, it is a hazardous and cause headache and fatigue. And if inhaled for a long time, affect central nervous system. अगर किसी को ज्यादा ये हो गया और किसी ने इनहेल किया है लॉन्ग टाइम तक, तो डायरेक्टली अफेक्ट करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे। दैट इज अ ट्राइक्लोरोमीथेन, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज अ क्लोरोफॉर्म। कभी कभी आपको यूजेस पूछे जाएंगे या इन्वायरमेंटल इफेक्ट पूछे जा सकते हैं। उसके बाद है टेट्राक्लोरोमीथेन या कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो इट इज यूज्ड एज अ ड्राई क्लीनिंग एजेंट एंड एज अ पेस्टिसाइड टू किल इंसेक्ट एंड स्टोर ग्रेन्स। कार्बन टेट्राक्लोराइड, ओके। इट इज ऑल्सो यूज एज अ सॉल्वेंट। आप आगे केमिकल रिएक्शन देखोगे कि उसपे CCl4 एक्ट एज अ सॉल्वेंट की तरह भी यूज होता है इन द प्रोडक्शन ऑफ रेफ्रिजरेंट।
अभी इसका इन्वायरमेंटल इफेक्ट क्या है? ऑन कॉन्टैक्ट इट कॉजेज आई इरिटेशन, सबसे ज्यादा आई इरिटेशन होगा, नर्व सेल डैमेज हो सकते हैं, ओमिटिंग सेंसेशन आ सकता है, मतलब नोजिया हो सकता है, डिजीनेस होता है, अनकॉन्शियसनेस होता है, और इवन डेथ भी हो सकती है। तो इसके बहुत सारे एडवर्स सेवर एडवर्स हेल्थ इफेक्ट है। व्हेन मिक्स विथ एयर इट कॉजेज ओजोन डिफ्लेक्शन, अगर एयर के साथ कंबाइन हो जाए तो ओजोन डिफ्लेक्शन होता है, विच अफेक्ट ह्यूमन स्किन लीडिंग टू कैंसर आल्सो। आफ्टर दैट आयोडोफॉर्म, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ आयोडोफॉर्म? CH3। हमने देखा था हेलोफॉर्म रिएक्शन में आयोडोफॉर्म का प्रिपरेशन। तो आयोडोफॉर्म इट इज यूज इन मेडिसिन एज ए हीलिंग एजेंट। पता है पहले, अभी तो डेटॉल आता है, अभी सैवलॉन है, सबसे पहले आयोडीन यूज होता था, टिंचर आयोडीन। कभी आप लोगों ने नाम सुना होगा मे बी, या नहीं भी सुना होगा। पहले टिंचर आयोडीन आता था, ठीक है, तो वही टिंचर आयोडीन यूज किया जाता था, बहुत ज्यादा बहुत पेनफुल रहता था वो। अभी जैसे डेटॉल है, अभी सैवलॉन आता है, अभी बहुत सारे एंटीसेप्टिक आते हैं। तो पहले आता था आयोडोफॉर्म, टिंचर आयोडीन की इसमें। तो इट इज यूज इन अ मेडिसिन एज अ हीलिंग एजेंट एंड एंटीसेप्टिक, ड्रेसिंग ऑफ वुंड एंड सोर्स। द एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी इज ड्यू टू लिबरेशन ऑफ फ्री आयोडीन, जो उसकी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी थी वो क्यों थी? ड्यू टू लिबरेशन ऑफ फ्री आयोडीन। ओके, on small scale iodoform is used as a disinfectant। स्मॉल स्केल पे आयोडोफॉर्म डिसइंफेक्टेंट की तरह भी, जैसे अभी लाइजोल यूज होता था वैसे ही आयोडोफॉर्म भी यूज होता था पहले, अभी नहीं होता है। इन्वायरमेंटल इफेक्ट अगर देखोगे तो इट हैज अ स्ट्रॉन्ग स्मेल, ऐसा कोई इसका इन्वायरमेंटल इफेक्ट नहीं देखा जाता, बट इसकी स्मेल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। मतलब अगर आप टिंचर आयोडीन लगा लेते तो पूरे घर में उसकी अलग सी स्मेल आती है, दैट इज द इन्वायरमेंटल इफेक्ट है। उसके बाद आता है फ्रियोन्स। फ्रियोन्स मोस्ट वाइडली यूज फ्रियोन्स आर डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन, CCl2F2, डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन, या ट्राइक्लोरोफ्लोरोमीथेन भी होता है, या क्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन भी यूज होता है, अलग अलग फॉर्म है। They are widely used as a propellants in aerosol product of food, cosmetic, pharmaceutical industry में use होता है। Freons containing bromine in their molecule are used as a fire extinguisher। अगर फ्रियोन्स में ब्रोमीन यूज होगा तो उसके लिए कहाँ पे यूज हो रहा है? एक्ट एज या यूज एज अ फायर एक्सटिंग्विशर। They are also used in a aerosol insecticide, solvent for cleaning clothes और metallic surfaces है, या foaming agent होता है in the preparation of foam, plastic, या in the production of certain fluorocarbon। They are used as a refrigerant which cause ozone deflection। जो AC होता है, जो फ्रीज होता है हमारे घर का, उसमें भी फ्रियोन्स पाया जाता है, और उसी की वजह से क्या होता है? ओजोन डिफ्लेक्शन होता है। Then freons are also used for air conditioning, जैसे अभी बताया मैंने, AC में भी यूज होता है, एयर कंडीशनिंग है, एंड आर नॉन कोरोसिव, और कोई भी रिएक्शन इसकी इफेक्टिव रिएक्शन नहीं होती है। अगर मैं इन्वायरमेंटल इफेक्ट देखूं तो as a refrigerant causes ozone deflection, most of the freons have a low toxicity and low biological activity also। तो फ्रियोन्स फ्रॉम प्रोपेन ग्रुप आर मोर टॉक्सिक इन नेचर। अगर प्रोपेन ग्रुप का हम फ्रियोन्स ले रहे, अभी मैंने जो एग्जांपल बताया है वो मीथेन के बताया है, अगर वही आप प्रोपेन ग्रुप का फ्रियोन्स यूज कर रहे हो तो वो ज्यादा टॉक्सिक होता है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है DDT। बहुत लोगों ने नाम सुना होगा, पहले DDT यूज होता था, DDT। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DDT? DDT का फुल फॉर्म सबको याद रखना है अच्छे से। P डैश मतलब पैरा, पैरा डैश, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। क्या नाम बताया मैंने? P डैश डाइक्लोरो, ये केमिकल नेम है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। तो यहाँ पे DDT इज यूज एज इंसेक्टिसाइड अगेंस्ट मलेरिया। पहले मलेरिया इतना ज्यादा होता था कि DDT का स्प्रे किया जाता है। अगर आपको याद होगा तो DDT का एक व्हाइट कलर का एक स्प्रे होता था, अगर मतलब उसी की वजह से पोलियो होता था, ये भी एक सही है।
कि डीडीटी का स्प्रे किया जाता था, गांव गांव में जाके डीडीटी का स्प्रे किया जाता था कि ताकि मलेरिया ना हो पाए. It is used to kill various insects like housefly, mosquito due to its high and specific toxicity. अभी इसका environmental effect क्या है? It is not readily metabolized and not destroyed by environmental destructive forces. ये easily metabolize नहीं होता है, destroy नहीं होता है. It is deposited and stored in a fatty tissue. So if it exists for a long time in soil, plant, animal, as well as produce an unforeseen ecological effect, so it replaced by better and safer insecticide due to ecological problem. तो आपको सबसे ज्यादा याद रखना है DDT, उसके बाद आपको याद रखना है क्लोरोफॉर्म, एंड देन उसके बाद आपको याद रखना है आयोडोफॉर्म. तो ये हो गया आपका आज का चैप्टर, दैट इज हैलो अल्केन्स एंड हैलो अरेज. And both this chapter is very important. And in this chapter, SN1 reaction and SN2 reaction is very important, as well as optical activity. Optical activity of 2-chlorobutane, optical activity of lactic acid, a differentiation of SN1 reaction and SN2 reaction. ये सारे terms बहुत ज़्यादा important है, बहुत ही ज़्यादा important है. तो आप जब भी ये चैप्टर करोगे अच्छे से करोगे, क्योंकि इस चैप्टर में से जो मोस्ट ऑफ द रिएक्शन है आगे फिर से आने वाली है. आई थिंक हमने हैलो अल्कीन की केमिकल रिएक्शन कर ली थी, केमिकल रिएक्शन की थी क्या हमने? ब्रोमिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, क्या ये रिएक्शन हो गई थी हमारी? फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, अल्काइलेशन, यस हुआ था कि नहीं? रिएक्शन विद सोडियम, एक बार चेक करके बताओ नितिन, संकेत बताओ जल्दी से, साक्षी, क्या ये रिएक्शन हमने कर ली थी? पैरा प्रोडक्ट, ऑर्थो प्रोडक्ट, कपलिंग रिएक्शन, रिएक्शन में सोडियम. ओके, तो अच्छे से पढ़ाई करो, कल आपकी टेस्ट है, सब्जेक्टिव एज वेल एज ऑब्जेक्टिव दोनों इसमें. तो थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर करो कि अच्छे से अच्छे मार्क्स मिले यूनिट टेस्ट में भी. ठीक है, पॉलीमर आप लोगों ने बताया नहीं, आप लोगों की गलती है, नहीं तो आपका पॉलीमर भी हो जाता है. तो प्लीज नेक्स्ट टाइम से जब भी आपका टेस्ट हो, प्लीज मुझे एक बार कंफर्म करा दो पोर्शन, ताकि मैं उस हिसाब से चलूं. अभी मैं इसके बाद अल्कोहल फिनॉल ईथर ले रही हूँ, सबके लिए ओके है? अल्कोहल फिनॉल ईथर सबके लिए ओके है क्या? और कोई चैप्टर आपको एग्जाम में आने वाला है? क्योंकि अभी नया चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ है, तो मुझे आप अभी बता सकते हो. अगर आपको अल्कोहल फिनॉल ईथर नहीं चाहिए, कोई और एग्जाम में चैप्टर आपका आ रहा है, कोई टॉपिक आ रहा है, तो प्लीज कंफर्म मी. क्या करना है? अल्कोहल फिनॉल ईथर ही स्टार्ट करना है? ओके है सबको? हाँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना, एक क्वेश्चन प्रैक्टिस क्लास होगा हमारा. जो नेक्स्ट क्लास रहेगा वो क्वेश्चन प्रैक्टिस क्लास रहेगा, सब्जेक्टिव एज वेल एज ऑब्जेक्टिव दोनों. लेकिन अल्कोहल फिनॉल ईथर आपको ओके है? इस चैप्टर के बाद हम अल्कोहल फिनॉल ईथर कंप्लीट करेंगे. ओके चलो फिर ठीक है. चलो ऑल द बेस्ट जिनका यूनिट टेस्ट है, कल के एग्जाम के लिए भी ऑल द बेस्ट. चलो अच्छे से पेपर सॉल्व करो और अच्छे मार्क्स मिले. चलो बाय एवरीवन, बाय बाय. चलो बाय बाय नितिन, बाय.